प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। वह है अफ़गानिस्तान के साथ अंग्रेज़ों के संबंध। ये एमए फाइनल जो आपकी कक्षा है उसका थर्ड यूनिट चल रहा है। अपन एमए फाइनल के पेपर 6 का तीसरा यूनिट ये चल रहा है और अंग्रेज़ अफ़गान संबंध इस शीर्षक से हम 3 या 4 व्याख्यान में इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज यह उस व्याख्यान माला का पहला भाग है। अफ़गानिस्तान के बारे में पहले जान लेना आवश्यक है कि अफ़गान लोग अपने साहस और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। वो जहाँ एक और साहसी और बहादुर थे, वहीं उनमें अनुशासन का भारी अभाव था। इसलिए उन्हें न केवल संगठित रखना कठिन था, बल्कि उनकी असीम शक्ति का सही उपयोग करना भी काफ़ी मुश्किल था। अफ़गानों में अनुशासन का अभाव अच्छे एवं संगठित राज्य की स्थापना में बाधक रहा। 18वीं शताब्दी के मध्य में अहमद शाह दुरानी ने अफ़गानिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जिसमें तैमूर शाह, जमान शाह और महमूद शाह आदि कुशल शासक एवं कूटनीतिज्ञ साबित नहीं हुए। 1803 में शाह शुजा को अफ़गानिस्तान की सत्ता मिली, लेकिन वह भी अपने को योग्य शासक प्रमाणित नहीं कर सका। उसके सत्ता में आते ही वहाँ आंतरिक विद्रोह खड़ा हो गया। अतः शाह शुजा को 1809 में सत्ता त्याग कर अपनी सुरक्षा के लिए पहले लाहौर और बाद में लुधियाना में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेज़ों ने 1818 में उसकी पेंशन चालू कर दी। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव में लेने की आवश्यकता क्यों अनुभव की और शाह शुजा को शरण क्यों दी। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें यूरोप और मध्य एशिया की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यूरोप की जो घटनाएं हैं उन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि उन दिनों फ्रांस एक महत्वपूर्ण शक्ति बनता जा रहा था। 18वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रांस के उत्थान से अंग्रेज चिंतित हो गए थे। शाह शुजा के सत्ता त्यागने से पूर्व अर्थात फरवरी 1809 में एल्फिंस्टन ने एक संधि द्वारा ईरान व फ्रांस की सीमाओं को अफ़गानिस्तान के मार्ग से भारत पर आक्रमण करने की अनुमति न देने का आश्वासन प्राप्त किया था। ठीक है।
शाह शुजा के सत्ता त्यागने से पूर्व फरवरी 1809 में ये एक आश्वासन जो है वो प्राप्त किया था। यह संधि फ्रांस ईरानी काल्पनिक संगठन के विरुद्ध थी, क्योंकि अंग्रेजों का एक वो भय था, तो उन्होंने उसके लिए पहले ही उसका निदान और समाधान करना चाहा। लेकिन यह बहुत अल्पकालिक सिद्ध हुई, क्योंकि शाह शुजा को शीघ्र ही अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन पराजित हो गया था। नेपोलियन के पतन के साथ ही फ्रांसीसियों की भारत विजय की अभिलाषा का भी अंत हो गया। इस प्रकार फ्रांस ईरानी गुट की कोई संभावना नहीं रही और फ्रांसीसी खतरा जो है वो समाप्त हो गया। अब अंग्रेज़ों को जो अगला जो खतरा नज़र आ रहा था वो रूस का था। रूस और ब्रिटेन की मध्य एशिया में प्रतिद्वंदिता ने भी अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की प्रेरणा दी। 1807 के पश्चात पश्चिमी एशिया की राजनीति में रूस का महत्व बढ़ गया था। अंग्रेज़ों ने बढ़ते हुए रूसी प्रभाव पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा। दूसरे शब्दों में 1807 की जो टिलसिट की संधि के जवाब में कंपनी संचालकों ने 1808 में मिंटो को आदेश दिया कि उत्तरी पश्चिमी स्थल मार्ग से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण रोकने के लिए उसके पश्चिम स्थित राज्यों से मैत्री संधियां स्थापित की जाए। मिंटो ने मेटकाफ को पंजाब, डेविड सेटन को सिंध, एल्फिंस्टन को अफ़गानिस्तान और जॉन माल्कम को ईरान भेजा। ठीक है, मिंटो ने अपने एम्बेसडर्स भेज दिए, अपने दूत भेज दिए। कहाँ कहाँ भेजे? पंजाब में भेजा, सिंध में भेजा, अफ़गानिस्तान में भेजा और ईरान में भेजा। रणजीत सिंह के साथ, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ संपादित संधि की चर्चा हम पंजाब और अंग्रेज़ों का जो आपसी जो संबंध रहे, महाराजा रणजीत सिंह के जो व्याख्यान हुए उसमें हमने किया था। और हमने सिंध विलय भी किया जो कि 1843 के अंदर हुआ था। इसलिए मैं उन संदर्भों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक ईरान का सवाल है, जॉन मैल्कम को अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली, लेकिन मार्च 1809 में इंग्लैंड से भेजे गए हार्वर्ड जोन्स ने ईरान के शाह के साथ संधि कर ली। संधि द्वारा ईरान के शाह ने आश्वासन दिया कि वह अपने राज्य से यूरोप के किसी भी देश की सेनाओं को भारत अथवा भारतीय बंदरगाहों की ओर जाने नहीं देगा। तो इस तरफ से जो रूस का संभावित जो एक मार्ग बन सकता था, उसका अंग्रेज़ों ने निदान निकाला। इंग्लैंड ने विश्वास दिलाया कि ईरान पर यूरोपीय शक्तियां यदि कोई आक्रमण करती हैं तो इंग्लैंड सैनिक सामग्री और जो भी पर्याप्त जो धन जो रहेगा उससे उसकी सहायता करेगा। अफ़गानिस्तान के साथ एल्फिंस्टन द्वारा की गई संधि व्यर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का जो अपना राज सिंहासन है वो त्यागना पड़ा था। बढ़ते हुए रूसी प्रभाव के विरुद्ध इंग्लैंड द्वारा की गई मैत्री संधियां
अधिक कारगर साबित नहीं हुई और रूस ने 1813 में ईरान के जॉर्जिया प्रदेश पर अधिकार करके उससे एक संधि कर ली। इतना ही नहीं, 1828 में रूस ने ईरान को पराजित कर उसे तुर्कोमांची की संधि के लिए विवश किया। इस संधि के अनुसार कैस्पियन सागर के पश्चिमी प्रदेश को ईरान ने रूस को सौंप दिया और क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख पाउंड भी देने स्वीकार किए तथा रूस को व्यापारिक सुविधाएं देना भी स्वीकार किया। इस संधि द्वारा रूस का कूटनीतिक प्रभाव ईरान और मध्य एशिया पर स्थापित हो गया और उसकी आर्थिक एवं व्यापारिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ गई। रूस एवं ईरान में हुए संघर्ष में इंग्लैंड ने ईरान की सहायता नहीं की। जैसा कि पहले इनके बीच में संधि हुई थी तो सहायता करने का इनका दायित्व था, लेकिन सहायता नहीं की और 1828 में अंग्रेज़ों ने ईरान को कुछ धन देकर पूर्व संधि की शर्तों से मुक्ति पा ली, क्योंकि उस ओर से आक्रमण की संभावना अब नहीं रह गई थी। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ हैं, उनकी यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि रूस के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को ईरान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ईरान के साथ जो संधियां की उनसे छुटकारा पा लिया। अब यह माना जाने लगा कि रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान अधिक विश्वसनीय हो सकता है। अतः भारत एवं ब्रिटेन में अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंभीरता से सोचा। वस्तुतः ब्रिटेन में अफगान नीति के निर्धारण की विचारधाराएं सक्रिय हुई और अफगानिस्तान के प्रति उनका जो एक स्टैंड रहा कि रूस निश्चित रूप से भारत पर आक्रमण की योजना बनाएगा, इसलिए उनकी दृष्टि में अफगानिस्तान का ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा महत्व था। एलन बेरो जैसे राजनीतिज्ञों ने ब्रिटिश भारत के लिए रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को खतरा बताना प्रारंभ किया। अंग्रेजी भारत पर आक्रमण की व्यावहारिकता नामक एक पुस्तक जो इंग्लैंड में प्रकाशित हुई, उसमें इस पर विशेष प्रकाश डाला गया। मध्य एशिया में व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि की योजना बनाई गई। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सिंधु नदी में नौ संचालन की संभावनाएं, वहां से जहाज़ों को ले जाने की संभावनाओं के सर्वेक्षण हेतु बर्न्स को भेजा था और ये बड़ा उनका गुप्त अभियान था। कहने को वो इसको व्यापारिक अपना मिशन बता रहे थे, लेकिन उनका जो मिशन था सामरिक था और वहाँ के जो स्थान हैं उनके रास्ते ढूंढने का था। तो जो अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ों के लिए अब महत्वपूर्ण हो गया था, ये ब्रिटिश जो कूटनीतिज्ञ हैं उनको यह बात समझ में आ गई थी। और यह भी कहा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य विस्तार की नीति थी, उसने भी अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया था। अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी के अनुसार पंजाब नरेश सतलज के पार दक्षिण में अपने राज्य विस्तार को नहीं कर सकेंगे, लेकिन सतलज के उत्तर में
राज्य विस्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसीलिए 1823-24 में पेशावर के अफ़गान गवर्नर को पंजाब ने, लाहौर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और 1834 में पेशावर भी पंजाब में मिला लिया गया। इस प्रकार पेशावर, लाहौर और काबुल शासकों के बीच एक जो पेशावर है, लाहौर और काबुल के शासकों के बीच एक विवाद का मुद्दा बना। तो कुल मिलाकर हम पृष्ठभूमि में जो बात करना चाह रहे थे कि अफ़गान लोग हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है और वो किस प्रकार के लोग हैं, और ये अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ क्यों गए, अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। इन प्रश्नों की बात हमने इस चर्चा में की और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से अंग्रेज़ों के लिए अफ़गानिस्तान का महत्व बहुत अधिक हो गया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया और अफ़गानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने का उनका विचार बना। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।